गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी बात होती है इलेक्शंस की, तो आप जानते हैं कि इलेक्शंस के समय काफी सारे लीडर्स डिवाइसिव स्पीचेस देते हैं। यानी कि धर्म के नाम के ऊपर कुछ ऐसी स्पीचेस देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर ईसीआई भी इन सब चीजों को नोटिस करता है एंड उसके हिसाब से ना वो नोटिस इशू करता है उन पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे देश की जो प्रमुख पार्टीज हैं आज के समय देखने को मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। यहाँ दोनों के प्रेसिडेंट्स को ईसीआई ने लिखा है। क्या लिखा है? बीजेपी को बोला है कि भैया आप अपने पार्टी लीडर्स को बोलिए कि कैंपेन के समय कहीं भी ऐसा मत बोलें कि जिससे आपकी सोसाइटी को डिवाइड हो। एट द सेम टाइम कांग्रेस को भी बोला गया है कि आप लोगों के अंदर ये फॉल्स इंप्रेशन मत क्रिएट कीजिए कि आपका जो संविधान है वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ना ईसीआई के द्वारा इस बार एक बहुत ही डिफरेंट चीज करी गई है। पहले पता क्या होता था? पहले जो भी लीडर कुछ बोलता था गलत, तो उस लीडर को डायरेक्टली नोटिस इशू होता था। लेट्स से जैसे किसी भी XYZ लीडर ने कुछ बोला ना, तो इस XYZ लीडर के अगेंस्ट ईसीआई नोटिस इशू करेगा। पर इस बार ईसीआई ऐसा नहीं कर रहा। इस बार पता क्या कर रहा है ईसीआई? ईसीआई पार्टी प्रेसिडेंट्स को लिख रहा है। क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब बीजेपी के अंदर कुछ लीडर्स ने जो गलत बातें बोली, तो उसके लिए उन लीडर्स के अगेंस्ट यहाँ पे नोटिस नहीं इशू किया गया। यहाँ पर ईसीआई ने नोटिस इशू किया जो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी। इन अ सिमिलर मैनर कांग्रेस के जो भी लीडर्स ने कुछ बोला, उनके लीडर्स के अगेंस्ट यहाँ पे नोटिस इशू नहीं हुआ। किसके लिए नोटिस इशू हुआ? जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है खारगे जी, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट्स को, ये पहली बार ऐसा कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि पार्टी प्रेसिडेंट्स को बोल रहा है कि आप अपने लीडर्स को समझाइए कि इस तरह की स्पीचेस, इस तरह की बातें वो ना बोलें जिससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी डिवाइड होती है। दूसरा जो मुद्दा हमें द हिंदू के फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा वो ये है कि 3 यूरोपियन कंट्रीज, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन, इन्होंने बोला है कि हम पैलेस्टीन के स्टेटहुड को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो, पिछले दिनों के अंदर ही बात है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इनफैक्ट वोटिंग भी हुई थी इस चीज के रिगार्डिंग। उसमें भी लगभग 143 कंट्रीज ने बोला था कि हम चाहते हैं कि ये चीज हो, राइट। अब यहाँ पर 3 कंट्रीज ने, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन, इन तीनों कंट्रीज ने यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि आने वाली 28 मई को हम यहाँ पर चाहेंगे, यानी कि हम पैलेस्टीन का स्टेटहुड यहाँ पे फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इससे देखो इसराइल बहुत ही नाखुश है। इसराइल ने इनफैक्ट बोल भी दिया है कि ये कंट्रीज जो ये काम कर रही है ना, ये कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, तो यूएनजीए की जो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों के अंदर, वहां पर लगभग 143 कंट्रीज आउट ऑफ 193 कंट्रीज यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट भी किया था इस चीज को। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो डेफिनेटली इसको हम ट्रैक आने वाले दिनों के अंदर भी करते रहेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 23 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड बायबैक के रिगार्डिंग। देखो, आप सब लोग ना बॉन्ड के बारे में जानते होंगे, राइट। बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कहीं ना कहीं एक तरह से लोन ही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी सरकार को या कोई कॉरपोरेशन को कुछ पैसा रेज करना है, तो पैसा रेज करने के लिए ना बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकता है। डू यू गेट द पॉइंट? अब इस बॉन्ड के माध्यम से क्या होगा? जैसे मान लो इनको चाहिए 100 रुपया, तो 100 रुपये का ना एक बॉन्ड इशू कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे हूं, मैं इस कंपनी को या इस गवर्नमेंट को 100 रुपये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे ये मिलेगा कि ये ना कुछ इस पे बॉन्ड के ऊपर कुछ रेट गिवन होगा। मान लो 5% का इंटरेस्ट होगा एंड या रेट होगा, और टाइम मान लो 2 साल होगा। तो होगा पता क्या? आज के समय मैंने इनको 100 रुपये तो दे दिए अपनी जेब से। अब अगले साल जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, मुझे इस 100 रुपये के ऊपर 5% इंटरेस्ट यानी कि 5 रुपये मिलेंगे। दूसरे साल खत्म होने के बाद 5 रुपये फिर से मिलेंगे। पर क्योंकि इस बॉन्ड का टाइम पीरियड 2 साल का ही है, तो जो पूरा पैसा था 100 रुपया, ये वापस से मुझे रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से बॉन्ड की वर्किंग होती है। तो एक तरह से क्या हुआ? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एक तरह का लोन हुआ बाय एन इन्वेस्टर टू एन एंटिटी। इसके देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, किसी के ऊपर फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट मिलता है। पर आप नोटिस करोगे इस तरह से प्रॉपर मेच्योरिटी डेट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको 2 साल का बताया, जिसके बाद पूरा का पूरा पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो इन्वेस्टर को रीइंबर्स कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड्स तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, पर हमें जो समझना है ना आज, वो कॉन्सेप्ट समझना है ट्रेजरी बिल्स के रिगार्डिंग। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना सरकार की, और सरकार में भी कौन सी सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
अब ये ट्रेजरी बिल होते क्या है, ये एक आपके शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी सरकार ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा रेज करने के लिए यूज करती है, एंड दिस इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा भी हुआ है। तो शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली इनकी 3 ड्यूरेशन हमें देखने को मिलती हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक बार आप समझना, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज समझना, जब मैं बात करता हूँ ना ट्रेजरी बिल्स की, तो ध्यान रखना यहाँ पर ना कुछ जो आपके, जैसे मैंने आपको रेट बता रहा था, तो इस केस में वो सब चीजें नहीं होती। ये दरअसल में ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जीरो कूपन क्या है? देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया कि आज आपने 100 रुपया दिया, फिर 1 साल के बाद आपको 5 रुपया मिल रहा है, फिर 5 रुपया मिल रहा है, फिर 2 साल खत्म होने के बाद आपको 100 रुपया वापस मिल रहा है। ये यहाँ पर जो आपके 5 रुपये थे ना, ये इनको हम बोलते हैं कूपन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर दिया जीरो कूपन। जीरो कूपन का मतलब क्या होगा कि ये सब चीजें मिलेंगी ही नहीं। आप बोलोगे सर अगर मुझे ये सब चीजें मिलेंगी नहीं तो मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूंगा? आप इन्वेस्ट इसलिए करोगे क्योंकि ये जो 100 रुपए वाला बॉन्ड है ना, ये आपको सस्ते में मिलेगा। कहने का मतलब क्या, एक कागज का टुकड़ा होगा, इसकी वैल्यू 100 रुपए ही है, पर आपको ना ये डिस्काउंट में मिल रही होगी। मतलब आज आप इसके लिए 90 रुपए पे करोगे, मान लो आप 6 महीने बाद या वट एवर टाइम के बाद आपको अगर 100 रुपया मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कोई कूपन तो यहाँ पे मिला नहीं, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो कूपन। पर 100 रुपए वाली चीज आपने 90 में खरीदी थी, इस चीज को बोलते हैं इशूड एट अ डिस्काउंट। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, आपके जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, कि मैंने आपको समझा दिए। बाकी 1917 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। रेगुलरली इस तरह से आरबीआई इशू करता रहता है, एंड कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन बैंक इसको खरीद सकते हैं, तो डेफिनेटली उससे सारी चीजें मदद मिलती हैं। ये बातें तो चलो समझ आई, पर एक मुद्दा यहाँ पे और है, वो है आपका बॉन्ड बायबैक का। अब ये क्या मुद्दा हो गया? देखो बायबैक मतलब वापस से खरीदना। एक्चुअल में आप समझो, ये जो बॉन्ड की मैं बात कर रहा था ना, ये बॉन्ड मैं तो खरीद सकता ही हूँ, इसके अलावा और कौन खरीद सकता है? इसके अलावा आपके बैंक भी तो खरीद सकते हैं। मैंने लिखा तो है यहाँ पे, आप नोटिस करो, बैंक भी तो खरीदते हैं आपके ट्रेजरी बिल्स सरकार से। ठीक है, अब हुआ पता क्या है, बैंकों की ना क्राइसिस आ रहा है, क्राइसिस नहीं बोलना चाहिए, कि लिक्विडिटी का अभी ना इशू आ रहा है। लिक्विडिटी मतलब पैसे की कमी आ रही है बैंकों के पास। तो हो पता क्या रहा है, सरकार ने बोला कि आप ना, कि हम पता क्या करेंगे, बॉन्ड को वापस से खरीद लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, ये रही आपकी सरकार, सरकार ने अगर बॉन्ड वापस से खरीद लिए, तो उससे पता क्या होगा, बदले में पैसा देगी सरकार। वापस से खरीदना है बॉन्ड को तो बदले में पैसा देगी। तो एक्चुअल में बैंकों के पास जो पैसा था ना, वो अब इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी क्राइसिस को फेस कर रहे थे, वो अब नहीं रहेगा। तो ये फोकस है अभी जो बॉन्ड बायबैक किए जा रहे हैं। ठीक है ना, इस केस में ट्रेजरी बिल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो सकती है, पर अगर जनरली हम बॉन्ड बायबैक की बात करें, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इस तरह से वो रिपर्चेज कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज को फ्रॉम द होल्डर्स या इन्वेस्टर्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट। ठीक है ना, मेच्योर होने से पहले, टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले जब उसको वापस से आप खरीद लेते हो, उसको बोलते हैं बॉन्ड बायबैक। राइट, इससे फायदे भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, बाकी कॉस्ट कम होती है। राइट, क्योंकि जो भी आपके हाई कूपन सिक्योरिटीज होती है उनको आप वापस से खरीद रहे हो, तो आपकी कॉस्ट भी कम पड़ रही है। एट द सेम टाइम लिक्विडिटी वाला आपको एग्जांपल समझा ही दिए हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। मान लो एक कंपनी है और वो कंपनी बॉन्ड को बायबैक कर रही है, इसका मतलब पता क्या होगा, लोगों को लगेगा, इन्वेस्टर को, यार ये कंपनी के पास पैसा था, ये चाहती कंपनी तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकती थी, पर कंपनी हमसे बॉन्ड खरीदे जा रही है वापस, एंड कहीं ना कहीं हमें पैसा दे रही है। यानी कि कंपनी का फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता, कंपनी कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। तो ये कई बार लोगों को डर लगता है, जिससे कई बार हो सकता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस भी नीचे आ जाए, एंड लोगों को लगता है पता नहीं ग्रोथ चाहती भी है कंपनी करना या नहीं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। आई होप आपको बॉन्ड, बॉन्ड बायबैक, आपको ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, एंड अभी सरकार बॉन्ड बायबैक क्यों कर रही है, ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। अब देखो यार, ये मुद्दा ना थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। अब आप बोलोगे सर कॉम्प्लिकेटेड तो रिलेशनशिप होते हैं, हाँ वो भी होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर ये मुद्दा भी कॉम्प्लिकेटेड है। पता है क्यों? यहाँ पर आप ना दो न्यूज पढ़ो, एक न्यूज आपकी आई थिंक मिंट की है, एक आई थिंक आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की है। एक जगह के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इंडिया का रैंक इंप्रूव हो गया, एक जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि इंडिया का रैंक गिर गया। तो एक्चुअल में समझने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि
इंडिया के साथ हुआ क्या है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझना ध्यान से। एक्चुअल में ना एक हमारे पास संस्था है WEF के नाम से। व्हाट इज WEF? WEF इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बिल्कुल सर, ये बात हमें पता थी। ठीक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना दुनिया भर में टूरिज्म की पॉलिसीज को ट्रैक करता है कि कौन सी देश की टूरिज्म पॉलिसी कैसी है, कैसी खराब कर रहे हैं, कौन बढ़िया कर रहा है, ये सब चीजें। और ये कोई आज से नहीं कर रहा, ये कर रहा है लगभग 2007 से। ठीक है, 2007 से क्या होता है, बाइनली, बाइनली मतलब 2 साल में एक बार, आफ्टर 2 इयर्स, ये एक ना अपना एक इंडेक्स लेके आते हैं। क्या नाम है उस इंडेक्स का? TTCI, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। आई रिपीट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, अब हुआ क्या ना, 2019 तक तो ये TTCI ही लेके आते रहे, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, पर इनको बाद में पता लगा नहीं यार, ये वाले इंडेक्स के अंदर ना कुछ कमियां हैं। क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल, इस इंडेक्स के अंदर हम सस्टेनेबिलिटी नहीं देख पा रहे, इस इंडेक्स के अंदर हम कंट्रीज का रेजिलियंस कैसा है ट्रैवल एंड टूरिज्म के रिगार्डिंग, वो चीजें नहीं देख पा रहे। बाकी भी और चीजें हमने इसमें मिस कर दी हैं। तो इन्होंने बोला अब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स नहीं, अब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो 2021 में जो इन्होंने इंडेक्स लेकर आए ना, उसको इन्होंने नाम दे दिया ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत सारे इसमें अंदर चेंजेस करेंगे, जो पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर बदलाव किया गया। ठीक है, तो यानी कि ना TTCI अब बदल के नाम हो गया है TTDI। सिर्फ नाम नहीं बदला, उसके पैरामीटर्स, उसके देखने का तरीका, उसका फ्रेमवर्क, उसकी मेथडोलॉजी, सब चीजों में बदलाव आ चुका है। राइट, अब इसी बीच में आप जानते हो एक चीज आती है, वो होता है आपका कोविड-19 पैंडेमिक। और कोविड-19 पैंडेमिक का ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर बहुत ही मैसिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। राइट, अब हुआ क्या है ना, अब आपको आज के समय 2024 के अंदर जो WEF ने ये रिपोर्ट निकाली है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला है, अब इसको कंपेयर करें किसके साथ? क्या इसके साथ कंपेयर करें या इसके साथ कंपेयर करें? ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि आप नोटिस करो, इन्होंने TTCI 2019 का निकाला तो सही, प्लस जो नए पैरामीटर्स बनाए थे उसके हिसाब से TTCI 2019 को चेंज करने की कोशिश की है टू TTDI भी। तो यानी कि ना कंपैरिजन करना किसके साथ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसी चक्कर में क्या हुआ, एक आपकी न्यूज एजेंसी 2019 के साथ कंपेयर कर रही है, एक आपकी न्यूज एजेंसी 2021 के साथ कंपेयर कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार बीच में जब 2019 में कोविड-19 आया है, तो हमें ना 2019 के साथ कंपेयर करना चाहिए। रीजन बीइंग कि जो 2021 का पैरामीटर्स थे वो काफी अलग होंगे, क्योंकि कोविड-19 उस टाइम ताजा ताजा था। तो 2021 के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है, 2019 के साथ कंपेयर करो। अब देखो आपको क्या ठीक लगता है वो आप डिसाइड करो, क्योंकि हर एक एजेंसी अपने अपने हिसाब से इसको कंपेयर कर रही है। मैं आपको इतना बता दूं कि इंडिया को अगर कंपेयर करोगे आप 2019 के साथ, तो इंडिया ने इंप्रूवमेंट करी है। वेयर एज अगर हम कंपेयर करेंगे 2021 के साथ, तो इंडिया नीचे आया है। सॉरी, एक सेकेंड, 2019 के साथ मैंने उल्टा बोल दिया। 2019 के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया नीचे आया है, 2021 के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया ऊपर गया है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना, तो अभी करंटली इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन आपको यहाँ पे 39th पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, 2019 के कंपैरिजन में इंडिया हैज गॉन डाउन, वेयर एज 2021 के अंदर कंपैरिजन करोगे 2024 को, तो इंडिया हैज गॉन अप। राइट, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको यहाँ पे रिलीज किया गया है। ये फोकस करता है 119 इकोनॉमीज के रिगार्डिंग, कि वहां पर कैसी कैसी पॉलिसी यहाँ पे चल रही हैं, क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो टॉप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, फिर स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। ये बहुत सारे पैरामीटर्स को ट्रैक करते हैं, जैसे वहां पे उस कंट्री का एनेबलिंग एनवायरनमेंट है या नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, हेल्थ हाइजीन कैसा है, लेबर फोर्स वहां पे कैसी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसीज एंड एनेबलिंग कंडीशन। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान में और देनी है, जो है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेडीनेस है या नहीं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कैसी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिसोर्सेज, एंड ये है सस्टेनेबिलिटी वाला, जो इन्वायरमेंट के पार्ट को भी कंसिडर करता है। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे देख पाओगे। तो जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप कंपेयर कर रहे हो 2019 के हिसाब से, तो इंडिया 10 स्थान नीचे गिर गया है, पर अगर आप 2021 के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया इंप्रूव किया है। अब यहां पर जो इंप्रूवमेंट हुई है और जो गिरावट आई है उसके कुछ कारण देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में गिरावट क्यों आई है, गिरावट इसलिए आई है क्योंकि इनसफिशिएंट हेल्थ केयर एक्सेस है,
टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए ना ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के अंदर, इंडिया में अभी भी उस चीज़ की कमी है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने इंप्रूवमेंट भी करी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रांसपोर्ट आज के समय भी हमारा कॉम्पिटिटिव है। जैसे अगर आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना होता है तो उतना महंगी फ्लाइट नहीं है, बाकी देशों के अंदर ये फ्लाइट्स बहुत महंगी होती हैं। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है डेफिनेटली, ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बेहतरी करी है। इसके अलावा हमारा नेचुरल, कल्चरल, नॉन लीजर रिसोर्सेज ने हमारे ट्रैवल को और इंप्रूव करने के अंदर हमारी मदद करी है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये जो रैंकिंग मिलती है ना, या जो स्कोर मिलता है, वो मिलता है 1 से लेकर 7 के बीच में। 1 का मतलब काफी खराब चल रहा है वहां पे, 7 का मतलब वहां पे परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो इंडिया को जो अभी स्कोर आया है ना, दैट इज 4.25। ठीक है ना। तो इंडिया का आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये जो डिक्लाइन की बात कर रहे हैं ये 2019 के कंपैरिजन में कर रहे हैं, तो इंडिया में उस हिसाब से तो डिक्लाइन है। 2021 के कंपैरिजन में इंडिया ने बढ़ोतरी करी है। आई होप ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है ये सब चीजें आप समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मटीरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये क्या है सर? एमपीआई, एमवीपीआई आप कह सकते हो उसको। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, हम जब मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं तो मेडिकल सेक्टर में अलग अलग तरह की मेडिकल डिवाइसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, आपकी मशीन्स हो गया, आपके इम्प्लांट्स हो गया, या फिर आपकी बॉडी के अंदर स्टंट वगैरह पड़ते हैं, या फिर और जो भी आपके दिव्यांगजन होते हैं उनको अलग अलग मदद करने वाली चीज़ें होती हैं। तो वो सारा टूल्स एंड इक्विपमेंट, सारी डिवाइसेस, सारी मशीन्स, वो सारी आ जाती हैं मेडिकल डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर। ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भैया जो मेडिकल डिवाइसेस की आप बात कर रहे हो ना, उनकी सेफ्टी कैसी है या उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनको हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी के बारे में श्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने सभी मेडिकल डिवाइसेस लाइसेंस होल्डर और मैन्युफैक्चरर्स को बोला है कि कुछ भी अगर मान लो एडवर्स इवेंट होता है लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म एमवीपीआई के ऊपर यहाँ पे उसको बताना ही पड़ेगा, आपको उसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग दिस। तो आई होप ये समझ गए होंगे ये क्या है। एक सरकार का पोर्टल है जिसके माध्यम से कुछ भी इशू आता है रिगार्डिंग एनी मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर, सारे इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स, ये सब चीजें कवर हो जाती हैं। इवन कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी के बाहर भी होती हैं वो भी यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है ना। तो जैसे डायग्नोसिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ये किसी भी पर्पज के लिए उसको यूज किया जाता है, तो वो सारे यहाँ पे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। इवन आपकी जो मैं आपको बता रहा था, इन विट्रो यूज के जो रिजेंट्स होते हैं जो कि आउटसाइड बॉडी के टेस्टिंग वाले सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी यहाँ पे कवर्ड है। तो ध्यान रखना, ये नेशनल इनिशिएटिव है, नया इनिशिएटिव नहीं है। 2015 में सरकार इसको लेके आई थी ताकि मेडिकल डिवाइसेस की सेफ्टी को हम मॉनिटर कर पाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग होती है, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी एडवर्स इवेंट होता है उसको यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग इन विट्रो आपके डायग्नोस्टिक डिवाइसेस जो कि आपके टेस्टिंग आउटसाइड द बॉडी में हेल्प करते हैं। बाकी एट द सेम टाइम कंप्लायंस इससे बढ़ेगा। ठीक है ना। कोऑर्डिनेटेड मैनर में एनालिसिस हो पाएगा, कितने रिस्क आ रहे हैं, उनकी क्या सेवेरिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं कर पाएंगे। एंड प्रॉपर चैनलाइजिंग के थ्रू उसको फिर उसके रिगार्डिंग जो भी एक्शन लेना होगा वो लिया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्ट्स भी हैं, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। इसके माध्यम से भी ये एक्ट इनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी इंपोर्ट करना हो, कुछ मैन्युफैक्चर करना हो मेडिकल डिवाइस, उसके लिए लाइसेंस या अप्रूवल की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट रहती है। एक और टर्म है इसके साथ ही लिंक, दैट इज फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस का मतलब होता है ड्रग सेफ्टी। तो आपके जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर उनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर डेटा वगैरह कलेक्ट करना, वो सारी चीजें ड्रग सेफ्टी या फिर फार्माको विजिलेंस के अंतर्गत आ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गोल्डन बैक्ड फ्रॉग। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है गोल्डन बैक्ड फ्रॉग। हुआ क्या है कि आपके आंध्र प्रदेश के अंदर ना, यहाँ पर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, दैट इज कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर से आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर भी देखने को मिल जाएगी, पालार रिवर। राइट, दिस इज द कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहाँ पर हमें गोल्डन बैक्ड फ्रॉग देखने को मिला है, जिसको कि रीडिस्कवर किया गया आफ्टर लगभग 200 साल, यानी कि 2 सेंचुरीज के बाद इसको रीडिस्कवर किया गया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बन जाती है। ये श्रीलंकन गोल्डन बैक्ड फ्रॉग आपको यहाँ पे रीडिस्कवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये रेनिडे फैमिली को बिलोंग करता है, वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है, स्पेशली आपका कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर आपको मेजरली आपको पलक्कड़ घाट जो है, पालघाट घाट है, उसके ऊपर थ्राइव होता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 200 साल ये क्यों नहीं मिला सर हमें? देखो बहुत सारे रीजन है इसके पीछे के,
हैबिटेट लॉस हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वाटर बॉडीज का पोल्यूशन हो गया, या फिर कुछ नॉन नेटिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से भी इसका थ्रेट एक मेजर इसको देखने को मिला है। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसा मैं आपको बता भी रहा था इस पिक्चर के अंदर, कि ये पलार रिवर जो है ना, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर हम बात करते हैं ना आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ऐसी सेंचुरी है जहां पर आपको एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज नथिंग बट आपका कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपके आंध्र प्रदेश के जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर आपको ये सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी पार्ट है ये सेंचुरी, राइट। और यहाँ पर इस सेंचुरी के अंदर आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी स्क्रब्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ छोटे छोटे पॉन्ड्स, टैंक्स हो गया, ये सब देखने को मिल जाएंगे। एंड आपका जो कौंडिन्या एंड कैगल ट्रिब्यूटरीज हैं पलार रिवर की, वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द एनिमल्स। यहाँ पर आपको स्लॉथ बियर, लेपर्ड, चीतल, सांबर, ये सब भी देखने को मिल जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है न्यू कैलेडोनिया के बारे में, ठीक है, या कैलेडोनिया, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। एक्चुअल में अभी न्यूज़ क्या आई है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि फ्रेंच सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना, वो यहाँ पे कोशिश कर रही हैं कि अपने जो कंट्रोल है न्यू कैलेडोनिया के ऊपर उसको इंक्रीज कर पाए। एक्चुअल में थोड़ी सी ना इसकी हिस्ट्री है। ब्रिटिश एक्सप्लोरर हुआ करते थे जेम्स कुक, उन्होंने इस आइलैंड को ये नाम दिया स्कॉटलैंड के लैटिन नेम के ऊपर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया, ठीक है। अब ये जब आप जानते हो कि दुनिया भर में ना फ्रांस की डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज हैं, तो 1853 के अंदर क्या होता है, 1853 के अंदर जो फ्रांस होता है ना, वो इसको अनेक्स कर लेता है। एंड ऑन ओवर द टाइम 1948 में ये इसकी फ्रेंच की क्या बन जाती है, ओवरसीज टेरिटरी। तो आज के समय अगर आप नोटिस करो तो इसकी ऑटोनॉमी डेफिनेटली है, पर डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, इस मुद्दे के ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किसके ऊपर है, फ्रांस के ऊपर। दुनिया भर में और भी बहुत सारे, इंडियन ओशन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की फ्रेंच की ओवरसीज आपको टेरिटरीज देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इसकी कैपिटल नोमिया भी आपको यहीं पे लोकेटेड है, प्लस एट द सेम टाइम लॉयल्टी आइलैंड, बेलअप आइलैंड, ठीक है ना, तो ये सारे आपको यहीं लोकेटेड देखने को मिल जाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था 2008 के अंदर, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो लगून्स हैं उनके रिगार्डिंग। यहाँ पर आप पिक्चर में और भी चीज़ देख पाओगे, ये है आपका लॉयल्टी आइलैंड, और जो इसकी कैपिटल है नोमिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दाइहोट रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इसके अंदर, प्लस एट द सेम टाइम जो मेलेनेशियंस हैं वो 2/5 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड जो यूरोपियंस हैं लगभग 1/3 उनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है निकल रिजर्व के रिगार्डिंग, दुनिया के लगभग 10% आपको निकल रिजर्व यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। कल दोस्तों मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इंग्लिश चैनल के रिगार्डिंग। अब ये क्या है सर इंग्लिश चैनल, देखो काफी बच्चों ने इसका सही जवाब भी दिया था कमेंट्स के अंदर। यहाँ पर एक्चुअल में ना पहले तो इसकी आप लोकेशन को थोड़ा समझो, राइट। ये आपको यहाँ पे इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है, एक साइड आपका यहाँ पे यूके हो गया और यहाँ पर आपका फ्रांस देखने को मिल जाता है, राइट। ये आप ध्यान में रखिएगा कि अटलांटिक ओशन की ही आपको एक आर्म देखने को मिल जाती है इंग्लिश चैनल। प्लस एट द सेम टाइम नॉर्थ सी का जो सदर्न वाला हिस्सा है ना, वहां पर इसको कनेक्ट करता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो पिछले कुछ समय के अंदर ना काफी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है इस इंग्लिश चैनल के अंदर। आप बोलेंगे सर डेथ कैसे होगी, देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, लोग इलीगली क्रॉस करने की इसको कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों के अंदर पता क्या हुआ है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ना, उसने एक लॉ पास किया। लॉ ये कह रहा है कि मान लो कोई असाइलम सीख करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो उसको रवांडा भेज देंगे, ठीक है ना। यूके के अंदर कोई असाइलम सीख करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर एक्सेसिव माइग्रेशन होता है या कुछ स्मगलिंग गैंग्स होते हैं, उसको रोकने के लिए उनको रवांडा भेजा जाएगा। ऐसे यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। तो कुछ लोग जब इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं इस तरह से इलीगली, तो कहीं ना कहीं बोट्स के माध्यम से कोशिश करते हैं, तो उनकी अक्सर यहाँ पे डेथ देखने को मिल जाती है। तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से इंग्लिश चैनल हैपेंस टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट ऑफ डोवर ध्यान रखिएगा, नॉर्थ सी ध्यान में रख सकते हैं, अटलांटिक ओशन, यूके और आपका फ्रांस, ये चीजें आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। आज का आपका होमवर्क रहेगा सुलीना चैनल के रिगार्डिंग। बहुत न्यूज में रहा है पिछले साल के अंदर, तो आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी ट्रू फॉल्स के अंदर आपका आपका होमवर्क ये रहेगा, इनके आंसर्स ट्रू और फॉल्स के माध्यम से मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कीस्टोन स्पीशीज की जो डेफिनेशन है ना, ये अपने आप में बिल्कुल गलत दी गई है। एक्चुअल में ना आपकी जो फ्लैगशिप फिशेज होती है ना, राइट, उनको यहाँ पे इस तरह से एम्बेसडर की तरह, आइकन की तरह, सिंबल की तरह यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। वेरिटास मिशन की बात करें तो ये आपका नासा का ही है, दैट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें अगर हम सी ऑटर्स की, तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं, IUCN ने ज़्यादातर जो स्पीशीज हैं उनको इंडेंजर्ड या वनरेबल कैटेगरी में डाल रखा है, तो ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा।
इसके अलावा आज का आपका होमवर्क रहेगा IUCN साइट्स के बीच में, तो ये पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, उसके रिगार्डिंग आप ये इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर मुझे आप बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब ये बात कर रहा है कि नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना अपने आप में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल। जो कैपेक्स होता है ना, उसमें यही बातें होती हैं कि आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इनको एक्वायर करने के अंदर, बाकी चीज़ें करने के अंदर जो खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, ये सेकंड वाला पार्ट उसमें गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि इक्विटी फाइनेंसिंग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है। इक्विटी फाइनेंसिंग होती क्या है? इक्विटी फाइनेंसिंग का अर्थ होता है कि अगर आप कहीं ना कहीं कैपिटल रेज कर रहे हो बाय सेलिंग द शेयर्स। अब आप अगर शेयर सेल करके अगर आप कैपिटल रेज कर रहे हो, ये क्या हुआ? नॉन डेट कैपिटल रिसीट हुआ, राइट? तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। दूसरा आपको मैंने जो होमवर्क दिया था वो था ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो चारों के चारों हैं ये डेफिनेटली इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।